हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 88 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 89 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे। तो आपका प्रश्न है, अपने अंग्रेज प्रतिस्थानी की तुलना में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ना के बराबर स्वेच्छा निर्णय अधिकार प्राप्त था। उसे सभी बड़े निर्णयों के लिए सदैव पेरिस पर आश्रित होना पड़ता था। ये बात अंशतः भारत में फ्रांसीसियों की विफलता को स्पष्ट करती है। आपने लिखा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वायत्तता कंपनी के अधिकारियों के पास ही थी। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के चार्टर ने उन्हें पूर्वी भाग में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। साथ ही ब्रिटिश सरकार का उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, जबकि फ्रांसीसी कंपनी फ्रांसीसी सरकार के अधीन कार्य करती थी। ये कंपनी पूरी तरह से फ्रांसीसी सरकार पर निर्भर थी और यही विफलता की मुख्य वजह बन गई। अंग्रेजी कंपनी में हो रही लाभ हानि कंपनी के अधिकारियों को ही झेलना पड़ता था, इसलिए वे अपने फायदे के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करते थे, जबकि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों को ऐसी कोई वजह नहीं थी। वे समय पर अपना वेतन लेते, उसे कंपनी के लाभ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका लाभ हानि जो भी होता था वो फ्रांसीसी सरकार को होती थी, इसलिए कर्मचारी सक्रिय होकर अपने कार्यों को नहीं करते थे। अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारी कंपनी को उन्नति के लिए अपने निर्णय खुद लेते थे, जबकि फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांसीसी सरकार पर पूरी तरह से निर्भर होना पड़ता था। और यही मुख्य कारण था कि फ्रांसीसियों की भारत में उपनिवेशों के खिलाफ हो रहे युद्धों में हार जाने की। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले कुशल सेना नायक था। उनके अंदर भारत में जीत हासिल करने की क्षमता थी और आरंभिक दौर में उन्होंने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से पांडिचेरी में जीत हासिल भी की थी। लेकिन फिर उसे त्रिचनापल्ली की लड़ाई के बाद उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया, जिससे ब्रिटिशों की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई। फिर उसके बाद और ऐसे कुशल फ्रांसीसी सेना नायक नहीं रहे, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों को भारत में विफलता का सामना करना पड़ा। देखिए, आपने बिल्कुल इसको ऐसे लिख दिया है जैसे अल्फ्रेड लॉयल का स्टेटमेंट हो या पीई रॉबर्ट्स का स्टेटमेंट हो, जो कि अंग्रेजों की भारत में विजय के समर्थन में बात करते हैं। अर्थात अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर क्यों विजय प्राप्त कर ली, कि अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो काफ़ी कुशल था, अंग्रेजों की जो सरकार थी वो काफ़ी अच्छी थी, फ्रांसीसी के जो कर्मचारी थे वो उतने सजग और उतने कुशल नहीं थे। आपने ऐसे एक बिल्कुल कह सकते हैं कि स्टोरी के रूप में लिख दिया, जबकि प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा है। आपसे प्रश्न बस ये पूछा है कि भारत में अंग्रेजों की जीत के क्या कारण थे, अर्थात भारत में फ्रांसीसियों की विफलता के क्या कारण थे। और उस विफलता के कारणों में से एक कारण जो आंशिक रूप से योगदान देने में प्रमुख था, वो था पेरिस पर उनका आश्रित होना। अब जब आप ये बताओगे कि वास्तव में पेरिस पर आश्रित होने का सामान्य सा मतलब क्या है, होता क्या है कि जब हम ऐसे प्रश्न देखते हैं ना, तो इन प्रश्नों में छिपे हुए इनकोडिंग कोडेड वर्जन को नहीं देखते। यहाँ पे पेरिस पर आश्रित का मतलब है कि पेरिस के सम्राट के द्वारा कौन से निर्णय लिए जाते थे जो वास्तव में भारत में उसको प्रभावित करते थे। क्लियर। अब जब ये आपने बता दिया कि हाँ ये रीजन थे, इसलिए भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी विफल हुए, फिर आप बता दोगे कि हालांकि कई अन्य भी कारण थे। अब कई अन्य कारण में आप फिर अन्य कारण का जिक्र कर दो, समझ गए, और आपका ये उत्तर फिर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम ये देखें, आपके कुछ वर्ड यहाँ पे जो आपको नहीं लिखना चाहिए। जैसे आपने इतनी बड़ी भूमिका लिखी, आपको इतनी बड़ी भूमिका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पूछा ही नहीं। मैंने ऑलरेडी आपसे कह रखा है कि आप हमेशा प्रश्न को डायरेक्ट शुरू किया करें। जो प्रश्न है ना, उसमें भूमिका मत लिखें। देखिए, भूमिका पीसीएस के एग्ज़ाम में लिखी जाती है, भूमिका यूपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं लिखी जाती। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा, सर क्या आप पीसीएस से नफरत करते हो? बिल्कुल भी नहीं, हम पीसीएस से नफरत नहीं करते। लेकिन देखो, हर एक चीज़ का पैमाना होता है। अर्थात आप जब 5 स्टार रेस्तरां में खाना खाते हो तो वहाँ का अलग फीचर है। आप जब ढाबे में खाना खाते हो तो वहाँ का अलग फीचर है। ना तो ढाबे वाला बुरा है, ना ही 5 स्टार रेस्तरां वाला बुरा है। ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो उसी तरीके से यूपीएससी एक तरीके का 5 स्टार रेस्तरां है।
और जो पीसीएस है वो एक तरीके का ढाबा है। अब ढाबा का मतलब ये मत समझिए कि मेरी मानसिकता ढाबे वाली पीसीएस के प्रति है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको अंतर बता दूं। 5 स्टार रेस्तरां में आपको खाना होगा वही, लेकिन उसका परोसने का ढंग अलग होगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होगा, वहाँ का जो वर्कर्स होगा वो काफ़ी तहजीब से, काफ़ी साफ सफाई से आपसे बातचीत करेगा। आपको लगेगा कि ये मुझसे भले 900 रुपये, 1000 रुपये एक खाने का ले रहा है, कॉफ़ी का, लेकिन वास्तव में इसने कॉफ़ी पिलाई है मुझे। समझ गए? वही चीज़ है चाय वाले के यहाँ, ढाबे वाले के यहाँ। वहाँ तो आप जैसे भी चाहोगे वैसे आपको चाय मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप अपने प्रश्न को 5 स्टार रेस्तरां की तरह लिखा करें जब यूपीएससी का लिख रहे हो। अगर आप पीसीएस का लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसी भूमिका का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ये भी सीमा होती है वर्ड लिमिट की, काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स में लिखना होता है। बट यूपीएससी में वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, और वर्ड लिमिट के साथ साथ शब्दों को आप कैसे संयोजित करते हैं, कैसे उनको इंटरलिंक करते हैं, कैसे उनको अंतर्ग्रंथित करते हैं, कैसे एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हैं, ये डिपेंड करता है। क्लियर? तो आप क्या करेंगी, आप ये सारी चीज़ें इतनी भूमिका नहीं बताएंगे। समझ गए? फिर देखिए आपने यहाँ पे जैसे 2 वर्ड लिखे, जैसे ये यही विफलता की मुख्य विजय बन गई। क्लियर? आपने यहाँ पे एक बता दिया कि फ्रांसीसी सरकार विफलता की मुख्य विजय कैसे बन गई। आपने फिर क्या किया है कि यहाँ पे दूसरे पेज में फिर यही बता दिया कि कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे आपने एक वर्ड और बताया है, फ्रांसीसी सरकार अपने कार्यों को नहीं झेलते थे, अपने निर्णय, यही, हाँ ये देखो, और यही मुख्य वजह थी फ्रांसीसियों की भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ हो रहे युद्धों में हार। अर्थात 2 मुख्य वजह कैसे हो गई? मुख्य वजह तो कोई एक ही होगी ना। ऐसे वर्डों से बचा करिए। होता क्या है कि हम जाने अनजाने में बहुत कुछ लिख जाते हैं। जैसे आपने ये नीचे का पैरा क्या कर दिया, ये आपने डुप्ले के बारे में लिख दिया, नेतृत्व के बारे में, जबकि आपसे डुप्ले नहीं पूछा यहाँ पे। होता क्या ना कि जब हमारे पास सूचनाएं कम होती हैं या हमारे पास उस टॉपिक या उस विषय के संदर्भ में जानकारी कम होती, तो हम कुछ भी लिखाते हैं। और ये आपकी कमी नहीं है, ये जितनी भी तैयारी एस्पायरेंट्स करते हैं उन सबकी कमी यही है कि वो क्या करते हैं, उनका अध्ययन का जो दायरा होता है वो सीमित होता है। और पहली बात ये है सामान्य स्तर के नोट्स में, सामान्य स्तर के संस्थानों में, सामान्य बुकों में इतनी डिटेल में जानकारी नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक बुक का अपना एक क्राइटेरिया है। खैर आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम 1 मार्च से शुरू करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें, इन सारे टॉपिक को तो काफ़ी डिटेल में अध्ययन करेंगे, ताकि आपका ऐसा प्रश्न कभी गलत हो ही ना पाए। क्लियर? अब आप लोगों ने ये चीज़ें तो देख ली, मैंने आपकी कमियां भी बता दी। अब हम देखते हैं वास्तव में इसे लिखना कैसे था। क्लियर? तो पहले हम इस प्रश्न को इनकोड करेंगे। तो जब आप इनकोड करेंगे तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा, अपने अंग्रेज प्रतिस्थानी, अर्थात अपना जो उनका प्रतिद्वंदी था वो कौन था, अंग्रेज, उसकी तुलना में जो फ्रांस की कंपनी थी उसको ना के बराबर स्वेच्छा निर्णय अधिकार था। अर्थात कि फ्रांस की कंपनी को अगर कोई डिसीजन लेना होता था वो तो बेसिकली किस पर निर्भर होती थी, पेरिस पर। क्लियर? और पेरिस पर निर्भर होने के कारण उसे हमेशा पेरिस की ही गतिविधियों के अनुरूप अपने आप को भारत में संचालित करना होता था। जबकि अंग्रेजों को कह सकते हो कि ब्रिटेन से या लंदन से कोई फर्क नहीं था। अर्थात अंग्रेजों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ब्रिटेन में कौन सी गतिविधि हो रही है, उससे उनका कोई संबंध नहीं। क्लियर? और यही बात फ्रांसीसियों की भारत में विफलता को आंशिक रूप से, अभी आपने क्या लिखा, मुख्य कारण, जबकि इसने क्या कहा, आंशिक। तो प्रश्न में जब आंशिक बताया तो आप भी आंशिक ही बताओ, आंशिक रूप से उत्तरदायी है। अब जब पेरिस आप वर्ड सुनते हो तो आपको पता होना चाहिए ये वही समय है, अर्थात 1745 के बाद से, जब अंग्रेजों का और कह सकते हो फ्रांसीसियों का भारत में युद्ध की शुरुआत हुई। खासतौर पर कर्नाटक वॉर के नाम से जो 3 वॉर जाने जाते हैं, वो वास्तव में फ्रांसीसियों की अंग्रेजों की विश्व स्तर पर हो रही लड़ाई का ही परिणाम था। आप देखोगे कि उसी समय ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर भी एक युद्ध चल रहा था फ्रांसीसियों का, और उसी समय फ्रांस का जो शासक हुआ करता था वो था लुई 14वां। अब इनकी स्टोरी मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये सब फ्रांस के टॉपिक में या वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में कवर करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप मॉडर्न इंडिया पढ़ें तो उस समय के वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आपने पढ़ लिया है तो मॉडर्न इंडिया आपके लिए काफ़ी सहज हो जाती है। और दोनों को जब इंटरलिंक करके पढ़ते हैं
तो आपके प्रश्न में, आपके उत्तर में काफ़ी समझ होती है, काफ़ी तथ्यात्मक और तर्कात्मक जानकारी होती है। क्लियर? तो उस समय क्या था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो वहाँ पर जब फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं तो वहाँ पे एक्सला सापिल की संधि होती है 1748 में। अब उस एक्सला सापिल की संधि के तहत ये डिसाइड होता है कि ठीक है, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। और क्या हुआ कि उसी संधि के तहत भारत में जीता हुआ जो मद्रास का क्षेत्र था वो अंग्रेजों को फ्रांसीसी लौटा देते हैं और उसके बदले में उनको साउथ अमेरिका में एक क्षेत्र मिल जाता है। क्लियर? तो आपने ये देख लिया। दूसरी चीज़ क्या थी कि फ्रांसीसी जो सम्राट थे उनका जो सबसे ज़्यादा ध्यान था वो यूरोप की महत्वाकांक्षा पे था, अर्थात वो यूरोप में अपनी सीमा को बढ़ाना चाहते थे। उनका लगाव बिल्कुल भी भारत की ओर नहीं था। क्लियर? यानी कि आप कह सकते हो कि भारत विजय के प्रति उनका उदासीन रवैया था। क्लियर? आप देखोगे कि उन्होंने इटली में, उन्होंने बेल्जियम में, उन्होंने जर्मनी में जीतने का प्रयास किया। आप साथ ही देखोगे कि जो क्या कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी जो प्रशासन था या फ्रांसीसी जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो उतने सजग नहीं थे या उतने एक्टिव नहीं थे। एक्टिव ना होने के कई सारे कारण थे कि एक तो जो लुई 14वां था वो खुद इतना अपव्ययी टाइप का था कि वो युद्धों में ही बिजी रहता था, तो भारत की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कई बार डुप्ले जैसे शरीकों ने इस बात से अवगत कराया सरकार को कि साहब हम भारत में चाहें तो जीत सकते हैं और काफ़ी बड़ी संपदा को हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक ऑफिसर्स ने सही से परसुएट ही नहीं कर पाए सम्राट को, जिस कारण उसको भारत में सहायता ही नहीं मिल पाई। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो। फिर आप देखोगे कि वहीं के कई सारे प्रशासनिक ऑफिसर्स ने डुप्ले की एक गलती पे वापस बुला लिया। उन्होंने ला वर्डेन या लाली को इसी तरीके से वापस बुला लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि उनके अंदर इतनी दूरदर्शिता नहीं थी या उनके अंदर इस प्रकार की सजगता नहीं थी। फिर आप देखोगे कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 में शुरू होता है। सप्तवर्षीय युद्ध बेसिकली फ्रांसीसियों के साथ में अंग्रेजों का हुआ था, जिसको लेकर 7 वर्षों तक ये युद्ध चला था कि यूरोप में महत्वाकांक्षा या अमेरिका में किस प्रकार महत्वाकांक्षा को इस्टेब्लिश किया जा सके। क्लियर? इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई और पेरिस के संधि के तहत ये डिसाइड हुआ कि केवल चंद्रनगर की बस्ती को अगर छोड़कर सारी जो बस्तियां वो हम फ्रांसीसियों को तो वापस कर दे रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा, लेकिन उन पर हमारा कंट्रोल बना रहेगा। और इस तरीके से भारत में उनकी जो सत्ता थी वो एक जगह तक सीमित रह गई। अर्थात अगर हम पूरे इस सिनेरियो को देखें तो पूरे सिनेरियो से ये पता चलता है कि वास्तव में जैसा पेरिस चाह रहा था या जैसा पेरिस में गतिविधियां हो रही थी या जैसी विश्व स्तर पर फ्रेंच और इंग्लैंड की टसल हो रही थी, उसी का परिणाम या उसी के दिशा निर्देश या उसी के गाइडेंस में इंडिया में शासन सुचारू रूप से चल रहा था। क्लियर? लेकिन ये तो हो गया एक कारण। अब बताओगे वहीं सिक्के का दूसरा पहलू है, कई अन्य भी कारण थे। अब कई अन्य कारण में आप नौसेना की भूमिका बता सकते हो। इसको डिटेल में नहीं बताना है, बस पॉइंट फॉर्म में बता देना है। नौसेना की भूमिका, बंगाल में अंग्रेजी सफलताओं का प्रभाव, राजनीतिक नेतृत्व दोनों कंपनियों का, कैसे इन अंग्रेजों के पास मॉलसेन था, हेस्टिंग्स था, क्लाइव था, ये सारे लोग थे, जबकि यहाँ पे डुप्ले जैसे लोग थे। डुप्ले का क्या योगदान था? डुप्ले का दो तरफा योगदान है। कभी आप इंडिपेंडेंट रूप से डुप्ले पर लिखेंगी तो हम काफ़ी डिटेल में उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर आप बता सकते हो कि कंपनियों के गठन में कैसे विभिन्नता थी, मतलब सरकारी कंपनी और निजी कंपनी का क्या अंतर था। इतनी सारी चीज़ें बता के आपका ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब आप जब ऐसा उत्तर लिख लेते हो तो वास्तव में इस उत्तर के पीछे कई सारे हिस्टोरियंस होते हैं। उन्होंने अपनी अलग अलग बात कही। अल्फ्रेड लॉयर ने अलग कहा कि वास्तव में व्यापार और सेना की प्रमुखता ने अंग्रेजों को जिता दिया। पीवी रॉबर्ट्स को आप देखते हो तो वो कहते हैं कि वास्तव में कुशल प्रतिभा ने अंग्रेजों को फ्रांसीसियों पर विजय इस्टेब्लिश कराई। डॉडवेल जैसा व्यक्ति क्या कहता है कि सामुद्रिक नौसेना की श्रेष्ठता ही थी। आप स्मिथ को देखोगे तो वो क्या कहता है कि ना तो सिकंदर महान, ना ही कोई व्यक्ति, ना ही नेपोलियन उस समय की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यिक शक्ति को पराजित कर सकते थे। अर्थात नेतृत्व की कुशलता नहीं थी बल्कि नौसेना की भूमिका थी, स्मिथ ये कहता है। तो आप इन सारी चीज़ों पे जब इंडिपेंडेंट रूप से लिखेंगे या जब हम अपनी मॉडर्न इंडिया की सीरीज में इन सारी चीज़ों को एक एक लाइन को, क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में इस प्रश्न को, उत्तर को हमें कैसे लिखना है और बाकी पूरे फ्रांसीसी से संबंधित
कैसे सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्लियर। तो सबसे पहली बात, आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, आपने कौन सी गलतियां की वो भी आपको समझ में आ गया होगा, साथ ही आपको कैसे इसको लिखना है वो भी आप समझ गए होंगे। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न का उत्तर काफ़ी पसंद आया होगा, साथ ही इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ अपने अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।